Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the second episode of class 11th Geography, chapter number 9, solar radiation, heat balance and temperature. सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमने प्रीवियस एपिसोड में क्या डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट द इंसुलेशन, सूर्य तप क्या होता है। साथ ही साथ हमने बात की थी कि सूर्य तप को काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। हमने उपसौर को समझा था, हमने अपसौर को समझा था और हमने ये भी समझा था कि सूर्य तप इंसुलेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज के एपिसोड में हम उसी टॉपिक को, उसी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, सूर्य तप को थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा सा समझा था कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हमने बात की थी कि सूर्य तप पृथ्वी के सभी हिस्सों में और वर्ष भर एक समान रूप से प्राप्त नहीं होता। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं। उन फैक्टर्स की डिटेल में हम पड़ताल करेंगे, डिटेल में उनको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे इस एपिसोड में। साथ ही साथ हम अर्थ की हीटिंग और कूलिंग प्रोसीजर को भी जानेंगे। पृथ्वी गर्म और ठंडी कैसे होती है, क्या इसकी प्रोसीजर्स है, कौन से फैक्टर्स इनके पीछे होते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेकेंड एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की मात्रा हर जगह समान नहीं है। दूसरा, ये स्थान और समय के अनुसार भी बदलती रहती है। जैसे इक्वेटर है, उष्ण कटिबंध है, वहाँ पर सूर्य तप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। इसी तरीके से समय के साथ भी वर्ष पर सूर्य तप की मात्रा एक समान नहीं रहती। गर्मियों में हमें अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, जबकि शीत ऋतु में हमें विंटर में कम सूर्य तप प्राप्त होता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का घूर्णन, अपनी धुरी पे जो घूर्णन है, इससे भी सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। दूसरा है सूर्य की किरणों का जो एंगुलर, जो नति कोण है, वो भी प्रभावित करता है दिन की अवधि। और चौथा है वातावरण की पारदर्शिता। पहले हम बात करेंगे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन कैसे प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ आपको जो क्लियर नज़र आ रही है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन ये अंडाकार मार्ग है जिसके ऊपर ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसके कारण पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर जो प्राप्त होने वाला सूर्य तप है वो प्रभावित होता है। अब प्रभावित सिर्फ मार्ग अंडाकार नहीं है, दूसरा कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य की तरफ जब चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपने अक्षांश पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसी झुकाव के कारण वर्ष भर जो सूर्य तप प्राप्त होता है उसकी मात्रा अलग अलग अक्षांशों पर प्रभावित होती है। कुछ अक्षांश अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त करते हैं, जैसे कि जो इक्वेटर है, जबकि ध्रुवों पर सूर्य तप इस जो 66.5 डिग्री का झुकाव है उसके कारण कम प्राप्त होता है। इस झुकी पृथ्वी के घूमने से विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला ये है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर एक समान सूर्य तप प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा है सूर्य की किरणों का जो नति कोण है उसके कारण भी। यहाँ पे देखिए कि सूर्य है वो सीधा चमकता है। कहाँ चमकता है? इक्वेटर के ऊपर चमकता है। उसकी किरणें सीधी आती है कहाँ? इक्वेटर के ऊपर। और बाकी ध्रुवों की बात करें तो वहाँ पर किरणें तिरछी जाती है। अब इससे भी प्रभावित होता है कि सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने में सूर्य की किरणों का जो झुकाव है वो भी प्रभावित करता है सूर्य तप की मात्रा को। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? इक्वेटर के ऊपर। और सीधी किरणें वो तिरछी किरणों की अपेक्षा ज़्यादा सूर्य तप प्रदान करती है। दोबारा से उस पिक्चर को हम देखते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही है, तो सीधी किरणें पड़ रही है, ये नज़दीक है। नज़दीक कैसे? क्योंकि इनको कम वायुमंडल इन किरणों को गर्म करना पड़ रहा है। और ये तिरछी है, दूरी भी बढ़ गई, इसका मतलब वो ज़्यादा जो वायुमंडल है उसको पार करके आ रही है किरणें, और इसके कारण काफ़ी सारी ऊष्मा है वो पहले ही अवशोषित हो चुकी है। दूसरा, जब वो तिरछी है तो वो ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा अर्थ का जो एरिया है, धरातल सतह, उसको गर्म करना पड़ेगा। सीधी किरणों को अपेक्षाकृत कम गर्म करना पड़ेगा। ये आप चेक कर सकते हो, जैसे आपके घर में टॉर्च होगी
टॉर्च को आप सीधा लगाइए, सीधा लगाओगे तो वहाँ पर एक कम स्पेस होगा, उसी स्पेस के ऊपर वो लाइट देगी। जब उसको तिरछा करोगे तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, और जब ज़्यादा एरिया को कवर करती है सूर्य की किरणें, तो यही इन्हीं के साथ है कि वो सूर्य तप है वो कम प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य तप की मात्रा तो उतनी आ रही थी, लेकिन उसको ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा सतह को गर्म करना पड़ रहा है। तो सूर्य की किरणों का जो कोण है, एंगल जो है, वो भी प्रभावित करता है कि सूर्य तप की मात्रा कैसी होगी। सीधी किरणों को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सीधी किरणों को वायुमंडल की कम मोटी परत को पार करना होता है, अतः कम ऊर्जा वायुमंडल में नष्ट होती है, जबकि तिरछी किरणें वायुमंडल के अधिक चौड़े भाग को पार करती है तो उनकी अधिक ऊर्जा वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती है। पहला कारण तो ये। दूसरा ये कि सीधी किरणें हैं वो धरातल के कम भाग को गर्म करती है। टॉर्च से आप करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, सीधा अगर रखोगे तो वो छोटे से एरिया है जिसके ऊपर उसकी लाइट डलेगी, उसी को गर्म करना है, इसी को आप सूर्य मान के चलो। अगर टेढ़ा करोगे तो वो ज़्यादा एरिया, सरफेस एरिया, उसको कवर करना होगा। तो सीधी किरणें वो धरातल के कम भाग को गर्म करती है, जबकि तिरछी किरणें उतनी ही मात्रा में धरातल के अधिक भाग को गर्म करेगी ऑलरेडी, क्योंकि वह ज़्यादा वायुमंडल को गर्म करके आ रही है, काफ़ी सारी ऊर्जा उनकी नष्ट हो चुकी है और ऊपर से उनको ज़्यादा धरातल को गर्म करना पड़ रहा है, तो इससे भी प्रभावित होता है सूर्य तप की मात्रा। यानी सीधी किरणें और तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप है वो प्रदान करती है। तो सूर्य की किरणों का झुकाव भी, कोण भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। तो सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा के आसपास, तो वहाँ पर सूर्य तप की प्राप्ति अधिक है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें क्योंकि तिरछी पड़ रही है, इसलिए वहाँ पर सूर्य तप की प्राप्ति है वो कम होती है। तीसरा कारण है जो सूर्य तप की प्राप्ति को प्रभावित करता है। दो कारण कौन से कर लिए हमने? पहला है पृथ्वी का घूर्णन, जो 66.5 डिग्री झुकी हुई अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी, उसके कारण प्रभावित होता है सूर्य तप। और दूसरा जो प्रभावित होता है वो है सूर्य की किरणों का कोण। तीसरा दिन की अवधि। दिन की अवधि भी सूर्य तप को प्रभावित करती है। दिन की अवधि जगह और मौसम से मौसम बदलती रहती है और इससे सूर्य तप प्राप्त होता है। अब दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, इंसोलेशन हमें अधिक प्राप्त होगा। इंसोलेशन कब प्राप्त होता है? दिन को या रात को? दिन को प्राप्त होता है। तो दिन जितना बड़ा होगा सूर्य तप हमें अधिक प्राप्त होगा। तो दिन की अवधि के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सर्दियों की बात करें, विंटर की बात करें, तो वहाँ पर दिन की अवधि छोटी होती है तो हमें सूर्य तप कम प्राप्त होता है। गर्मियों में दिन की अवधि है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है, तो इसलिए वहाँ सूर्य तप हमें अधिक प्राप्त होता है। तो दिन की अवधि के ऊपर भी निर्भर करता है सूर्य तप की प्राप्ति। फोर्थ फैक्टर, वातावरण की पारदर्शिता। वातावरण से होकर के सूर्य तप पृथ्वी तक पहुँचता है। अब वातावरण जितना पारदर्शी होगा उतना ही सूर्य तप सीधा पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा। जितने अधिक उसमें बादल होंगे, जितना अधिक जलवाष्प होगा, जितना अधिक धूलकण होगा, उनसे होकर गुजरेगा, उनको गर्म करके गुजरेगा, उतना ही सूर्य तप नष्ट होगा। तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वातावरण कैसा है। वातावरण की पारदर्शिता, उसमें क्लाउड कवर यानी बादल कितने हैं, उसकी मोटाई कितनी है, धूल के कण कितने हैं, जलवाष्प कितनी है, इनके ऊपर निर्भर करती है। वे सूर्य तप को रिफ्लेक्ट करते हैं, अवशोषित करते हैं, प्रसारित करते हैं, यानी सूर्य तप को नष्ट करते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते। मोटे बादल पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए सौर विकिरण में बाधा डालते हैं। जब बादल होते हैं, थोड़े होते हैं या ज़्यादा होते हैं, थोड़े होते हैं, धूप है वो हमें थोड़ी मंद लगती है, कम प्राप्त होती है। इसी तरीके से बादल जब ज़्यादा हो तो धूप पहुंच ही नहीं पाती, सूर्य तप पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाता। इस पर भी प्रभावित होता है। जलवाष्प भी सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं। जलवाष्प, जब बारिश हो उसके बाद आपने देखा होगा कि इतनी तीखी धूप नहीं होती। हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है। क्यों ज़्यादा आ रहा है? सूर्य तप उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो अवशोषित हो रहा है। चाहे मौसम साफ हो, वातावरण साफ हो, लेकिन फिर भी सूर्य तप उतनी तीखी धूप नहीं होती उस वक्त बारिश के बाद। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस वक्त वहाँ पर वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, जलवाष्प ज़्यादा होते हैं। तो ये भी प्रभावित करते हैं। जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे, जलवाष्प होंगे, सूर्य तप की मात्रा कम पृथ्वी तक पहुँचेगी। तो ये भी प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ जब सौर विकिरण वायुमंडल से गुजरता है तो जलवाष्प है वो, उसके साथ साथ ओजोन और अन्य गैसेज हैं वो भी अवशोषित करते हैं सूर्य तप को।
तो ये भी प्रभावित करते हैं, यानी वातावरण कितना साफ है, उसमें धूल कण कितने कम है, वाटर वेपर्स जितने कम होंगे, बादल जितने कम होंगे, उतना ही सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा। अब गैसेस का तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो फिक्स अमाउंट में है, तो इनका तो नहीं कह सकते कि गैसेस कम होगी तो सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा। ये भी प्रभावित जरूर करते हैं कि गैसेस है वो काफ़ी मात्रा में सूर्य तप को अवशोषित कर लेते हैं। अब कितनी मात्रा में, ये हम आगे का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सूर्य तप कितना आता है, कितना हमें मिलता है और कितना कहाँ जाता है, ये हम तब डिस्कस करेंगे। तो ये थे कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव। दूसरा है सूर्य की किरणों का तिरछापन या उसका कोण। तीसरा हमने बात की थी दिन की अवधि। और चौथा हमने बात की है वायुमंडल की पारदर्शिता। थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये स्थलाकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। स्थलाकृति कैसी है, जैसे अधिकतम जो ताप है वो उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पर प्राप्त होता है, जहाँ बादल कम से कम होते हैं। अब रेगिस्तान है क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए शुष्क होता है। शुष्क होता है तो वहाँ पर जलवाष्प भी कम होते हैं वायुमंडल में और बादल भी कम बनते हैं, तो वहाँ पर सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा ट्रॉपिक्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम, भूमध्य रेखा है वो ट्रॉपिक्स की तुलना में कम सूर्य तप है वो प्राप्त करती है। क्यों? यानी भूमध्य रेखा से थोड़ी दूरी पे ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, जबकि भूमध्य रेखा पर कम है। ऐसा कैसे? हमने बात अभी थोड़ी देर पहले की थी कि भूमध्य रेखा पे सीधी किरणें पड़ती है, तो वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो फैक्टर प्रभावित करता है वो है वाटर वेपर्स और वो क्लाउड है, क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण भी अधिक होता है, इवेपोरेशन भी अधिक होता है, क्लाउड्स भी अधिक होते हैं। इसलिए उनकी तुलना में जो उपोष्ण कटिबंध के रेगिस्तान है वहाँ पर सूर्य तप भूमध्य रेखा से भी ज़्यादा होता है। आमतौर पर एक ही अक्षांश पर महासागरों की तुलना में सूर्य तप महाद्वीप पर भी अधिक होता है। इसका कारण भी वही सेम है कि वाटर वेपर्स की मात्रा और बादलों का होना। सर्दियों में मध्य और उच्च अक्षांश तथा गर्मियों की तुलना में कम विकिरण प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से मौसम भी प्रभावित करता है। सर्दियों में सूर्य तप है वो कम रहता है, गर्मियों में अधिक रहता है। तो ये भी आप उन 4 पॉइंट्स के साथ साथ आप मौसम और स्थल और जल का वितरण, ये भी फैक्टर है जो सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। 4 मुख्य कारक थे, उसके साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं जल और स्थल का वितरण, और दूसरा है मौसम। मौसम से भी ये प्रभावित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वायुमंडल का ताप और शीतलन। वायुमंडल गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इनके पीछे कार्य करती है। तो इसमें सूर्य, जैसा हम कई बार पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं कि यहाँ पर ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, और वातावरण के गर्म और ठंडे होने के अलग अलग तरीके हैं जिनसे वातावरण है, वायुमंडल है वो गर्म होता है या ठंडा होता है। उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा होता है, कंडक्शन यानी चालन के द्वारा होता है, कन्वेक्शन यानी संवहन के द्वारा होता है, और अभिवहन यानी कि एडवेक्शन के द्वारा होता है। तो 4 तरीके से वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं पार्थिव विकिरण क्या है। पहली चीज़ तो ये समझना है, पार्थिव विकिरण, स्थलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण एक ही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसे कहेंगे। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि वस्तुएं चाहे गर्म या ठंडी हो, लगातार वो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ऊर्जा छोड़ती है, कोई भी वस्तु हो, गर्म हो या ठंडी हो। पहली चीज़ विकिरण को हम समझ रहे हैं। दूसरा, गर्म वस्तुएं प्रति इकाई क्षेत्र में ठंडी वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। गर्म वस्तुएं हैं वो ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करती है ठंडी की तुलना में, यानी कि छोड़ती तो दोनों ही है। किसी वस्तु का तापमान विकिरण की तरंगदैर्घ्य निर्धारित करता है। तापमान और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमणापी होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। जो तरंगदैर्घ्य है और तापमान है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वस्तु को अधिक गर्म अगर होगी तो जो तरंग है उनकी लंबाई कम होगी। अगर तरंगों की लंबाई अगर लॉन्ग वेव्स होगी तो वस्तु कम गर्म होगी, अगर शॉर्ट वेव्स होगी तो वस्तु
अधिक गर्म होगी। यानी कि वस्तु का तापमान है वो विकिरण की वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग वेव है या शॉर्ट वेव्स है। अगर वो लघु है तो वस्तु को अधिक गर्म करेगी, अगर वो दीर्घ है लॉन्ग वेव्स है तो वो कम गर्म करेगी। यानी कि शॉर्ट रेडिएशन या लॉन्ग रेडिएशन से उससे भी प्रभावित होता है। तो ये थोड़ा सा हमने फैक्ट समझे कि पार्थिव विकिरण, विकिरण क्या है कि विकिरण है उसी से वस्तुएं गर्म होती है, और जो गर्म वस्तुएं हैं या ठंडी वस्तुएं हैं उनका एक अपना तापमान होता है और वो ऊर्जा उत्सर्जित करती है। गर्म वस्तुएं अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो ठंडी वस्तुएं कम ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ये थोड़े से फैक्ट थे। थोड़ा और हम पार्थिव विकिरण को हमें समझना है। तो पार्थिव विकिरण क्या है? जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि सूर्य तप से पृथ्वी गर्म हो गई तो गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह एक विकिरणकारी पिंड बन जाती है, यानी कि ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, गर्म होने के बाद ऊर्जा को छोड़ेगी। पृथ्वी की सतह लंबी तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर देती है। यानी पृथ्वी को सूर्य तप प्राप्त हुआ, पहली चीज। ओके, अब प्राप्त होने के बाद जितनी ऊष्मा प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर ली। उसके बाद उस ऊष्मा को वो उत्सर्जित करती है, उसको उत्सर्जित करती है। इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। यानी कि जब ऊष्मा प्राप्त हो गई तो वो एक विकिरणकारी पिंड बन जाएगा और लंबी तरंगों के रूप में, जब सूर्य से हमें प्राप्त होती है वो शॉर्ट वेव्स के तौर पर लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, और जब हम छोड़ती है पृथ्वी तो लंबी तरंगों के रूप में छोड़ती है, वातावरण में ऊर्जा को प्रसारित करती है और इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। ओके, यह ऊर्जा नीचे से ऊपर तक वातावरण को गर्म करती है। तो पार्थिव विकिरण क्या समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो उस ऊर्जा को विकिरित करती है, उत्सर्जित करती है, और इसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से जा रही है। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। सूर्य से आती तो ये सोलर रेडिएशन है। ओके, सूर्य से आती है उसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं, और ये पृथ्वी से जा रही है तो इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ओके, तो कहाँ से? ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, सूर्य से प्राप्त हुई है। लेकिन पृथ्वी पर जितना तापमान चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, वो जब हो गई, बैलेंस हो गए, तो उसके बाद वापसी हो जाती है उस ऊर्जा की। उस ऊर्जा की जो वापसी हो जाती है क्योंकि वो पृथ्वी से लौट रहा है तो उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, और ये वातावरण को नीचे से ऊपर तक गर्म करते हैं। इसमें जो ऊर्जा आ रही है जा रही है उसमें एक डिफरेंस ये होता है कि वायुमंडल छोटी तरंगे हैं उनके लिए पारदर्शी होता है, शॉर्ट वेव्स के लिए, और जो लॉन्ग वेव्स होती है, लंबी तरंगे होती हैं, उनके लिए अपारदर्शी होता है। यानी जब सूर्य से विकिरण आता है वो शॉर्ट वेव्स के तौर पर होता है, लघु तरंगों के तौर पर होता है, तो वो पारदर्शी है, यहाँ तक आ पाते हैं। ठीक है, अवशोषित होती है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक ऊर्जा तरंगे पहुँचती है। लेकिन जब लॉन्ग वेव्स के तौर पर पृथ्वी से ये तरंगे लौटती है तो ये क्या होती है? दीर्घ तरंगे होती है। दीर्घ तरंगे होती है तो इनके लिए वो अपारदर्शी होता है, वो वायुमंडल उसको अवशोषित करता है, जिसके कारण वायुमंडल गर्म होता है। लंबी तरंग विकिरण विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस, जो वायुमंडलीय गैसें हैं, उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो पृथ्वी से छोड़ी जाती है। कौन सी तरंगों में? लॉन्ग वेव्स के तौर पर। इस प्रकार जो पार्थिव विकिरण है वो वातावरण को अप्रत्यक्ष तौर पर गर्म करता है। यानी वातावरण गर्म है वो सोलर रेडिएशन से नहीं होता, वातावरण जो गर्म होता है वो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। इसके बदले में वातावरण इसके बदले में विकिरण करता है। यानी वातावरण है वो भी ये नहीं कि लगातार गर्म ही होता जाएगा, गर्म होता जाएगा तो वो सूर्य से भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो वातावरण भी उस ऊर्जा को आगे अंतरिक्ष में उस ऊष्मा को पहुंचाता है, विकिरित करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा अंतरिक्ष में वापस हो जाती है, जिससे पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में लगातार एक जैसा तापमान बना रहता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो गई, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवा देते हैं। सूर्य से हमें सूर्य तप प्राप्त होता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी उस सूर्य तप को वापस लौटा देती है वातावरण में, ये लॉन्ग वेव्स के तौर पर होता है और इसे हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ओके, क्लियर? अब पार्थिव विकिरण है वो गर्म करता है वातावरण को। अब वातावरण भी है उसको आगे प्रकीर्णित कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है उसको अंतरिक्ष में। इस तरीके से सूर्य और वातावरण को जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसका संतुलन बना रहता है, वो ना तो ज़्यादा गर्म हो पाते ना ही ज़्यादा
ठंडे हो पाते। तो पार्थिव विकिरण हमारे लिए यहाँ टॉपिक समझना जरूरी है कि पार्थिव विकिरण है क्या। हालांकि हम वातावरण या वायुमंडल के संतुलन की बात करेंगे तो उसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है उसके द्वारा कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जिसको हम इंसोलेशन भी कह सकते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी तक पहुँचता है और पृथ्वी से फिर ये अब्सॉर्ब्स बाय द सरफेस अब्सॉर्ब करता है और फिर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इसको रिफ्लेक्ट कर देता है और ये कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है वातावरण में। तो पहला जो वायुमंडल गर्म होता है वो गर्म होता है पार्थिव विकिरण के द्वारा। पहली चीज हमने समझ ली कि पार्थिव विकिरण वायुमंडल को गर्म करता है। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो है चालन, संपर्क द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण। अब चालन द्वारा कैसे होता है कि जब दो वस्तु या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कंडक्टर एक वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर प्रक्रिया होती है। यानी कि जब एक ठंडा और एक गर्म ऑब्जेक्ट वस्तुएं संपर्क में आएगी तो जो गर्म है वो ठंडे की तरफ ऊर्जा संचारित होगी। यानी कि आप कभी भी कोई भी वस्तु गर्म या ठंडी पास पास रखोगे तो गर्म वाली वस्तु है वो ठंडे वाले को गर्म करेगी। एक नेचुरल लॉ है, ये साइंस का लॉ है। उसके तहत अब ताप ऊर्जा का प्रवाह तब तक जारी रहेगा ये जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर नहीं हो जाता या फिर उनमें संपर्क नहीं टूट जाता, या तो वो दोनों अलग नहीं हो जाते या फिर दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये चालन चलता रहेगा। ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहेगा किसके द्वारा, संपर्क के द्वारा। वायुमंडल में चालन वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के बीच में संपर्क क्षेत्र में होता है। पार्थिव यानी वायुमंडल गर्म होने का एक तरीका ये भी है कि पृथ्वी गर्म होती है, उसकी सतह गर्म होती है और वायुमंडल का जो भाग पृथ्वी के संपर्क में आता है वो भी गर्म हो जाता है। कहाँ से, पृथ्वी से वायुमंडल में ऊर्जा का प्रसार या हस्तांतरण होता है। तो वायुमंडल की निचली परतें हैं वो चालन के द्वारा गर्म होती है। तो दूसरा तरीका, पहला तो हमने बात की पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है, दूसरा गर्म होता है चालन के द्वारा। वायुमंडल का निचला भाग जो पृथ्वी के संपर्क में आता है वो गर्म हो जाता है क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह गर्म है तो उसके द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो दूसरा तरीका ये है, इससे भी वायुमंडल गर्म होता है। अब तीसरा है संवहन, ऊर्जा का लंबवत हस्तांतरण। यानी कि उसमें हमने सिर्फ चालन में बात की थी, संपर्क में आएगा वो भाग गर्म होगा, जहां पे लंबवत ऊपर की तरफ ऊर्जा जाएगी। किसी द्रव्यमान या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सामान्य संवहन कन्वेक्शन कहलाता है। यानी कि पदार्थ से एक स्थान से, जो कोई भी वस्तु या पदार्थ है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति द्वारा अगर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो कन्वेक्शन कहलाएगी। वायुमंडल की निचली परतों की हवा पृथ्वी के विकिरण से या चालन से गर्म हो जाती है। ठीक है, चाहे विकिरण से या चालन से संपर्क में आई तो वो गर्म होगी। गर्म होने से वो फैलती है, फैलने से उनका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होना यानी उनका भार कम होना और ये ऊपर की तरफ जाती है। 9th क्लास में हमने जलवायु में डिस्कस किया था कि हवा है, गर्मियों में हवा है वो पृथ्वी के धरातल क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है, तापमान अधिक होता है, तो वो हवा जब धरातल के संपर्क में आती है तो वो हल्की होती है, गर्म होकर के हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है। तो यहाँ पर यही है कि निचली परतों की हवा वो पृथ्वी के धरातल के संपर्क में आती है, संपर्क में आने के कारण वो गर्म होती है, गर्म होने से उसका विस्तार होता है, घनत्व कम हो जाता है, भार कम हो जाता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसको ऊपर की तरफ जो बढ़ती है इसी को हम संवहन बोलते हैं। अब ये ऊपर जाएगी गर्म हवा। गर्म हवा निरंतर चढ़ाई वायुमंडल की निचली परतों में एक लगातार निर्वात बनाती है। परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्योंकि वो गर्म हवा वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है उस जगह को। वायुमंडल में वायु दाब ऐसे ही वर्क करता है, हमेशा जब गर्म हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी तो ठंडी हवा है उस जगह को भरने के लिए चलेगी। हवा वायु इसीलिए चलती है। तो ये इससे संवहन पैदा होता है, यानी कि गर्म ऊपर उठती रहेगी और उसकी जगह ठंडी हवा आती रहेगी, संवहन। इससे भी वायुमंडल गर्म होता है क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ रही है, तो ऊपर वो संपर्क में आएगी ठंडी हवा के और उसको भी गर्म करेगी। तो ऊपरी परत तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वायुमंडल में। जो संवहन प्रक्रिया है उसमें ऊपरी परत है वहाँ तक होता है और ये सब कुछ केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है, यानी क्षोभ मंडल में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। तो एक तरीका ये भी है, यानी हमने समझा
कि कैसे वायुमंडल गर्म होता है। पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है, पृथ्वी से टकरा के जो ऊर्जा जा रही है उससे गर्म हो रहा है। इतना डिटेल में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको समझना एक एक लाइन में ही है, उतना ही काफ़ी रहेगा। पार्थिव विकिरण कैसे गर्म करा है, पार्थिव विकिरण समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, चालन जब संपर्क में आएंगे, और संवन लंबवत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है तो उसकी जगह ठंडी हवा आती है, और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहे जिसको हम संवहनीय धारा बोलते हैं। और इससे भी वायुमंडल गर्म होता है, क्योंकि गर्म हवा जब ऊपर उठ रही है तो वो ऊपरी वायुमंडल को गर्म करेगी। ओके, ये कहाँ तक होता है, ये केवल क्षोभ मंडल तक होता है, सबसे निचली परत तक ही होता है। उसके बाद चौथे तरीके की बात करते हैं कि वायुमंडल जो गर्म होता है वो है अभिवहन के द्वारा, ऊर्जा का क्षैतिज वितरण। अब लंबवत क्या था, नीचे से ऊपर की तरफ बात की थी, अब यह कि बराबर में क्षैतिज वितरण भी होता है ऊर्जा का। जहां पर तापमान अधिक है, कहीं पर कम है, तो उससे भी जो तापमान है, जो वायु है, उस तापमान को प्रभावित करती है। कैसे करती है कि वायु है वो क्षैतिज गतियों के माध्यम से भी गर्मी का, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, जिसे हम ऊर्जा का क्षैतिज स्थानांतरण या फिर उसे हम अभिवहन कह सकते हैं। हवाएं एक स्थान का तापमान दूसरे स्थान पर ले जाती है। एक जगह तापमान बढ़ेगा तो यह गर्म क्षेत्रों से आने वाली हवाओं के मार्ग में निहित होता है कि वो दूसरे स्थान का तापमान भी बढ़ाएगी। यदि ठंडे क्षेत्रों से हवा बह रही है तो दूसरी जगह का तापमान कम कर देगी। आपने देखा है ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं अगर आ रही है तो वो क्या करेगी, तापमान को बढ़ाएगी या कम करेगी, कम करेगी। गर्म हवाएं आती है, गर्मियों में लू चलती है जो रेगिस्तानी इलाके से आती है, पश्चिमी पाकिस्तान से भी और पश्चिमी भारत से आती है, तापमान को कम करेगी या ज़्यादा करेगी, ज़्यादा करेगी। तो ये क्षैतिज वितरण है, यानी कि एक स्थान पर जब गर्म हवा चलती है या ठंडी हवा चलती है तो दूसरे स्थान के तापमान को भी प्रभावित करते हैं, वहाँ के जो वायुमंडल को गर्म या ठंडा करते हैं, तो इसे हम अभिवहन करते हैं। इससे भी वायुमंडल गर्म होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभिवहन बोलेंगे। तो ये आपने लू के बारे में विशेष तौर पर परिचित होंगे। यहाँ पर लू का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी हवाएं हैं, चिनोकों की बात करें तो वो भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। जो ठंडी हवाएं हैं वो भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। जो समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं होती है तो वो वहाँ तटीय इलाकों के तापमान को भी कम कर देती है। तो वायुमंडल का गर्म होना 4 तरीके से होता है। पार्थिव विकिरण के कारण, चालन के कारण जब ठंडा वातावरण पृथ्वी के गर्म सतह के संपर्क में आता है उससे, तीसरा संवहन के द्वारा, और चौथा अभिवहन के द्वारा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है, 4 तरीके से होता है। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये था हमारा आज का सेकेंड एपिसोड। थोड़ा लेंथी था बट ईजी था, आई थिंक सो। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी हम नया एपिसोड, नया कुछ अपडेट करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।